हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गैराज एजुकेशन। आज के इस क्लास का टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का यह पार्ट नंबर 73 रहेगा। सारे पार्ट्स आप लोग जरूर विजिट कर लीजिएगा। दे आर वेरी फ्रूटफुल फॉर योर एग्जामिनेशंस, जेएसएससी, सीजीएल, एसआईआर एंड फॉर वेरियस एग्जाम्स ऑफ जेएसएससी। ऑल द क्लासेस आर वेरी फ्रूटफुल। तो जाकर सारा रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्सेप्ट आपका उतना ही बेटर होते जाएगा। तो एसएससी के चैनल का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा समय वहाँ पे वेस्ट मैं नहीं कराता हूँ, 20 मिनट्स में 25 क्वेश्चन दे देता हूँ। तो एक बहुत अच्छा उम्दा तैयारी आपका हो जाएगा। माइंड में इफ एंड बट्स मत रखिएगा। जितना भी इंग्लिश ग्रामर है सबका कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, क्वेश्चन पूछने का थोड़ा तरीका अलग होता है ना। तो पीडीएफ इसका टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए और क्वेश्चन को देखकर आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें क्या करना है, इंस्ट्रक्शन पता चल जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं चल रहा है इसका मतलब कि प्रैक्टिस क्वेश्चन का नहीं करते हैं। आर यू मोर क्लेवरर देन अस, इसको इंप्रूवमेंट करना है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। क्लेवरर देखिए यहाँ पे वर्ड जो है से एक जो है से यह एक कॉम्परेटिव डिग्री में है, उसके पहले क्या लगाया है, मोर। तो मोर लगाकर भी हम लोग कंपैरेटिव ही बनाते हैं, ठीक है। तो खुद एक कंपैरेटिव है तो उसको फिर से कंपैरेटिव क्यों बना रहे हैं भाई। तो यहाँ पे सुपरफ्लुअस यूज है, मोर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्लेवरर देन यहाँ पे अस हो जाएगा, ना कि मोर क्लेवरर। ओके ना, समझ गए। यहाँ पे मोर का यूज सुपरफ्लुअस है। दूसरा बात है ऑप्शन बी भी यहाँ पे है क्लेवरर टू, लेकिन टू यहाँ के बाद नहीं आता है, क्लेवरर के बाद देन ही आएगा। टू जो आता है वह दूसरे शब्दों के बाद आता है। जैसे कुछ बोले मैं बोलूँ जूनियर के बाद आता है, जूनियर टू होता है, सीनियर टू होता है, इंटीरियर टू होता है, पोस्टीरियर टू होता है, ये सब के बाद टू आता है। बट यहाँ नॉर्मल क्लेवरर के साथ जो है देन ही आएगा। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। आंसर इसका सी हो गया। इफ आई वेयर हिम आई वुड हैव नॉट एक्सेप्टेड द ऑफर, बोला कि अगर मैं वह होता ना तो मैं तो ये ऑफर को एक्सेप्ट करता ही नहीं, रिजेक्ट कर देता। तो मैं आपको बताया था कि अगर प्रेजेंट का अनफुलफिल्ड अगर विश के बारे में बात करते हैं तो वहां पे आपको फ्यूचर को और प्रेजेंट टेंस को तो भूल ही जाना है, होगा ही नहीं। पास्ट में ही दो चीज याद रखिएगा, एक हैड लगता है, एक वेयर, तो दो ही चीज का यूज किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इफ आई वेयर यहाँ पे हिम है तो यहां पर तो सही था, आई के साथ वेयर लगा था, लेकिन हिम यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, इसको सब्जेक्टिव केस में होना मांगता है। तो इफ आई वेयर ही हो जाएगा, न कि हिम रहेगा। तो देख लीजिएगा, इफ आई हैड रहता लग सकता है, लेकिन जब कोई वर्ब आता है तब हैड का यूज करते हैं। हैड एक ऑक्सिलरी वर्ब के जैसा काम करता है, तो जब मेन वर्ब आएगा तब इसको हैड को यूज कीजिएगा। ओके, नॉर्मल सेंस में हम लोग वेयर यूज करेंगे। किसी के भी साथ भी, आई के साथ भी लगेगा, ही के साथ भी वेयर ही लगेगा। इसको गांठ बांध लीजिएगा, हैड और वेयर, यह कंडीशनल सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा वाला क्लाउज जो आएगा उसमें वुड हैव के बाद जो है नॉर्मल रहेगा तो वुड हैव लग जाएगा, और उसके बाद भी3 लग जाता है, उसको देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इफ आई वेयर ही, यहाँ पे हिम नहीं ही होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में यूज कीजिए। यू कैन नॉट यू कैन बाय ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस स्टोर, बोला कुछ भी खरीद सकते हो इस स्टोर से। कैन यू, देखिए यहाँ पे ना क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन टैग का एक सिंपल सा रूल होता है कि अगर आपका सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। ओके, क्वेश्चन अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, एंड वाइस वर्सा कर देना आपको, यानी कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। इसको रीड कीजिए, यू कैन बाय ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस स्टोर। ओके ना, तो यहाँ पे अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग इसको नेगेटिव मांगता है, तो इसको कांट यू हो जाएगा, न कि कैन यू होगा, ठीक है। और डू यू से मतलब ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। ओके ना, यहाँ पे कैन था तो कैन ही आएगा, तो कैन का कांट कर लीजिएगा, सही हो जाएगा सेंटेंस। वी थॉट दैट सी डैश द जॉब, इसमें फिलर है, गेट्स, इज गेटिंग, विल गेट या वुड गेट, यहाँ पे ना वुड गेट चला जाएगा। सेंटेंस देखिए, वी थॉट, हम लोगों ने सोचा दैट सी वुड गेट जॉब, यानी कि जॉब वो ले लेगी, तो यहाँ पे पास्ट टेंस में चला जाएगा। तो विल का पास्ट टेंस वुड होता है, तो इसको कर लीजिएगा। बाकी वुड का मैं आप लोग को यूज बताया भी था कि नॉर्मल तो आप लोग विल का तो वुड कर देते हैं, बट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी जो है आप लोग यूज कर सकते हैं वुड। जैसे वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, इस तरह से बोल सकते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी वुड यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फिर से पिलर है, आई शैल नॉट बी लेट फॉर डिनर। उसके बाद है देखिए कौन सा यहाँ पे आएगा, अनलेस द ट्रेन इज लेट, यहाँ पे चला जाएगा। अनलेस के बाद नोट नहीं लगेगा, अनलेस द ट्रेन विल नहीं लगेगा, इफ द ट्रेन इज लेट नहीं लगेगा। बोला चाह रहा है कि आई शैल नॉट बी लेट फॉर डिनर, हम जो है डिनर के लिए लेट नहीं होंगे, अनलेस द ट्रेन इज लेट, यानी कि जब तक ट्रेन जो है लेट नहीं होती है, अनलेस द ट्रेन इज लेट। ओके ना, अनलेस मतलब होता है एक निगेटिव सेंस में यूज होता है, तो इसके साथ नोट वर्ड नहीं आता है। तो अगर ट्रेन लेट नहीं होता है तो जो है मैं डिनर के लिए लेट नहीं होऊंगा, इस तरह से इसका सेंस है। तो अनलेस द ट्रेन इज लेट चला जाएगा, उसको देख लीजिएगा। एक यहाँ पे क्लाउज होता है तो प्रेजेंट टेंस में होता है, एक जो होता है फ्यूचर में होता है, तो अनलेस द ट्रेन इज लेट चला जाएगा। इसके साथ नोट वर्ड मत यूज कीजिएगा। ओके ना, कई जगह इसे यूज किया रहता है, बाकी में प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, दूसरा क्लाउज जो है यहाँ पे फ्यूचर में रहता है। तो ये इसका रूल है। अनलेस और अंटिल के साथ भी वही कहानी है, दोनों के दोनों निगेटिव वर्ड है। अंटिल का मतलब
मतलब ही होता है जब तक कि नहीं, अनटिल, ओके ना, वह टाइम के लिए होता है, और ये इसका मतलब है जब तक कि नहीं, और कंडीशन के लिए होता है इसका, ठीक ना। ट्रेन लेट होना एक कंडीशन था, अगर कंडीशन ऐसा नहीं होगा तो मैं लेट नहीं होऊंगा, समझ सकते हैं इस बात को। क्वेश्चन नेक्स्ट है, फिर से जो है से आ गया है एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन। व्हेन आई वेंट टू सी माई फ्रेंड आई फाउंड दैट ही वाज गोन आउट। ही वाज गोन आउट कहाँ से हो जाएगा भाई, ही हैड गोन हो जाएगा। देखिए अगर पास्ट के अगर दो एक्शन के बारे में बात करते हैं तो एक जो है से एक्शन पहले हुआ होता है, एक बाद में हुआ होता है। तो जो पहले हो जाता है उसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल यूज करते हैं, जो बाद में होता है उसके लिए जो है से आप लोग यूज करते हैं सिंपल पास्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2। तो यहाँ पे यही है, व्हेन आई वेंट टू सी माई फ्रेंड, यह सी मतलब देखना नहीं होता है, यह वर्ब ऑफ परसेप्शन है, जिसका मतलब होता है कि जब मैं उसे मिलने गया। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, तो क्या देखकर, नहीं भाई मिलकर खुश हूँ, तो ये वर्ब ऑफ परसेप्शन आता है, तो समझिए इसको कि देखकर नहीं मिलकर खुश हुए। तो ये कि जब मैं उसे मिलने गया, आई फाउंड दैट ही वॉज गोन आउट, वह चला गया था। तो जब वो गया तो वह पाया कि वह चला गया था, यानी कि ए वाला जो एक्शन है यहाँ से वह है, वह पहले हो चुका है, तो इसके साथ जो है से आपको हैड मांगता है, ओके ना। तो ही हैड यहाँ पे गोन आउट हो जाएगा, समझ गए। तो ही हैड गोन आउट, तो यहाँ पे हैड गोन चला जाएगा, समझ गए ना। तो इसको देख लीजिएगा, दो एक्शन होता है, याद है ना उसमें जो रोगी मर गया था डॉक्टर के आने से पहले, तो वही कहानी है, ठीक ना। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, समझ गए ना। तो जो काम पहले हुआ उसमें आपको लगा देना है हैड प्लस V3, और जो बाद में होगा उसमें आपको सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का रूल यूज कर देना है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर। अब देखिएगा ना जेसीसी के एग्जाम में फिलर ज्यादा आता है, ओके ना। जेसीसी के एग्जाम को मैं एनालाइज किया हूं तो फिलर आपको ज्यादा पूछते हैं, बट आप लोग नहीं कर सकते हैं कि फिलर ही पूछा जाएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं, उन लोग के मन पर है। आप लोग बस पढ़ने पर कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट सीखने पर फोकस कीजिए। द मैनेजर नीड्स टू होल्ड डैश इज एंगर ऑन विथ डाउन या फिर बैक। देखिए ना कोई चीज को होल्ड डाउन करना होता है, क्या होता है, होल्ड डाउन करना होता है। तो मैनेजर नीड्स टू होल्ड डाउन इज एंगर, गुस्सा को आप लोग चाहते हैं कि उसको काम डाउन करे, तो काम डाउन मतलब होल्ड डाउन होता है, यानी कि उसको कम करना, ठीक है। होल्ड डाउन का मतलब होता है किसी चीज को पकड़े रहना, ठीक है, यानी कि लेकर बैठे हुए हैं, छोड़े ही नहीं रहे हैं कोई चीज, ऑब्स्टिनेट हट्टी टाइप का होता है, वो होता है होल्ड। तो होल्ड डाउन यहाँ पे सही फ्रेजल वर्ब जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, होल्ड डाउन का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, यानी कि यहाँ पे एंगर को कम करने की बात किया जा रहा था, जिससे बोलते हैं ना कि आप लोग काम डाउन हो जाओ, काम डाउन, यानी कि एक इडियम यूज होता है टेक अ चिल पिल, टेक अ चिल पिल, इसका मतलब होता है कि थोड़ा काम डाउन हो जाओ भाई। तो यहाँ पे होल्ड डाउन चला जाएगा। क्वेश्चन आज अच्छे लेवल का मिल गया था, मजा आ गया था, मैं जब देख रहा था मुझे लगा कि आज मजा आने वाला है। डिजायर डैश सेल्फ एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द बेसिक क्वालिटीज ऑफ मैन, फॉर, ऑन, बाय या फिर ओवर। देखिए यहाँ पे डिजायर के साथ ना प्रीपोजिशन फॉर आता है, इसको देख लीजिएगा। डिजायर फॉर समथिंग का आप लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे यूज किया हुआ है डिजायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। बाकी मैं कुछ आपको से ना पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे कि आई एम नॉट, जैसे बोलिएगा आई हैव नो डिजायर फॉर मनी, यूज किया, यहाँ पे मनी नाउन है, क्लियर है ना। सुनिएगा ध्यान से, आई हैव नो डिजायर ऑफ मनी, उसके बाद इसके साथ प्रीपोजिशन टू भी यूज किया जाता है ना, प्रीपोजिशन टू भी यूज किया जाता है कि आई हैव नो डिजायर टू मेक मनी, समझ रहे हैं कुछ बात को, आई हैव नो डिजायर टू मेक मनी, यानी कि अगर मान लेते कोई अगर वर्ब का सेंस देना होगा तो टू के बाद अगर वर्ब आएगा तब तो टू आ जाएगा, आ सकता है डिजायर के बाद, तो डिजायर के बाद उसके बाद जो है से आप लोग आई हैव नो डिजायर टू मेक मनी यूज कर सकते हैं, तो उसके बाद अगर इन्फिनिटिव आ जाता है तो, लेकिन ऐसे आपको फॉर ही यूज करना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, DISIROUS, डिजायर्स के साथ प्रीपोजिशन ऑफ यूज कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सारा तीन चीज बता दिया, डिजायर फॉर भी होता है, डिजायर टू भी आ सकता है, और डिजायरस ऑफ यूज होता है। डिजायर फोर कब आएगा, जब यहाँ पे देख लीजिए कोई नाउन रहेगा, ठीक है, यहाँ पे सेल्फ एक्सप्रेशन एक नाउन था। डिजायर टू कब आएगा, जब उसके बाद एक वर्ब होगा, क्लियर है, और डिजायरस के साथ ऐसे ऑफ आएगा, तीनों चीज को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वर्ड हैज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एबेट। एबेट का जैसे नियरेस्ट मीनिंग यानी कि सिनोनिम बताना है। फोर्स, डिस्करेज, असिस्ट या फिर निगलेक्ट। देखिए इसका मतलब डिस्करेज होता है, एबेट मतलब होता है ना किसी को डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना, आंसर इसका बी हो जाएगा। असिस्ट मतलब सहायता करना होता है, और निगलेक्ट करना मतलब किसी को आप लोग समझते हैं ना कि निगलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि उससे आप लोग चाह रहे हैं कि आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, ठीक है, टू मेक डिस्टेंस बोल सकते हैं। फोर्स मतलब भी जबरदस्ती करना होता है। Which word has the opposite meaning to the given bold word false? तो false का आपको opposite बताना है, कितना आसान है, false का true हो जाता है। true false आप लोग पढ़े हैं ना, तो देख लीजिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। और देखिए false मतलब incorrect भी होता है, incorrect, defective या फिर inaccurate, देख रहे हैं सबके सब जो है से false का ही जो है से सिनोनिम है।
तो ज़रा सा भी मिस्टेक होगा सीधे आप लोग खाई में गिर जाने वाले हैं। तो बच बच के काम करना पड़ता है, ओके ना, थोड़ा संभल के चलिएगा, निगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन बताइए आप लोग, ठीक ना, एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको बताइए कि इसमें कहाँ पे एरर है। द एवरेज एज एट विच पीपल बिगिन टू नीड आई ग्लासेस वेरी कंसिडरेबली, इसमें कहाँ पे एरर है, जरा पता करके बताइए, जरा देखते हैं किसको किसको पता है। देखिए यहाँ पे जो यूज किया हुआ है यहाँ पे द एवरेज एज एट विच पीपल बिगिन, पीपल के साथ बिगिन यहाँ पे यूज किया गया है, ओके। एट किसी एक पार्टिकुलर जो समय होता है, अगर मान लेते हैं एट विच पीपल बिगिन टू नीड आई ग्लासेस, यानी कोई एक पार्टिकुलर मोमेंट होता है, वहाँ पे एट यूज कर सकते हैं। और कोई अवस्था है, यानी कि जो लाइफ टाइम है, मैंने बोल सकते हैं आपका लाइफ का कोई पार्टिकुलर जो अवस्था है उसके लिए भी एट यूज कर सकते हैं ना। तो वहीं पे यूज किया हुआ है एट विच पीपल बिगिन टू नीड आई ग्लासेस, यहाँ पे भैरी नहीं भैरी जाएगा, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे यह किसके अकॉर्डिंग है वर्ब आया है, द एवरेज एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आया है, द एवरेज एज एट विच, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे भैरी जो है से प्लुरल नाउन है, V1 फॉर्म में वर्ब जो होता है से प्लुरल होता है। मैं कितना बार बता चुका हूँ, अब तो मेरा मतलब क्या बताऊँ, अब बोल बोल के तो मैं थक गया हूँ आप लोगों को, पता नहीं आप लोग जो है समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो द एवरेज एज जो है से यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बोलेगा कि भाई हमको सिंगुलर वर्ब दो, और सिंगुलर वर्ब क्या बोलेगा कि हमको भाई जो है से V5 दे दो, यानी कि वर्ब के साथ एस या ईएस दे दो। तो यहाँ पे भैरी को आपको भैरीज करना पड़ेगा, तब जाकर सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। तो इसका सब्जेक्ट यहाँ पे था द एवरेज एज, जो कि एक सिंगुलर नाउन था, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए, जो कि एस या ईएस लगने के बाद ही वर्ब सिंगुलर बनता है, ओके ना। तो देख लीजिएगा इसको। He treated it in a light hearted manner, यानी कि वो बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि लाइट हार्टेड मैनर में ले लिया। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कंजक्शन वर्ब एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव। इसका ना यहाँ पे देख लीजिएगा, लाइट जो है यहाँ पे एडवर्ब है, आंसर तो मिल चुका है। मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा, जैसे देखिएगा जो लाइट हार्टेड है ना, लाइट हार्टेड है एक तरह का एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या है ये? एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि मैनर नाउन को जैसे क्वालिफाई कर रहा है। क्लियर? क्या बोला कि एक एडजेक्टिव फ्रेज है, और आपको तो पता होगा कि जो एडजेक्टिव हो या एडजेक्टिव फ्रेज हो वह जैसे किसी नाउन को ही क्वालिफाई करता है, या एडजेक्टिव क्लाउज भी जैसे किसी नाउन को ही क्वालिफाई करता है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके ना। लेकिन यहाँ पे जो लाइट है ना, लाइट है सो वो हार्टेड को जो है से मॉडिफाई कर रहा था, ठीक है, कि कितना हार्टेड, यानी कि लाइट हार्टेड, यानी कि बहुत जो है नॉर्मल वे में आप लोग इसको ले रहे हैं, तो वहां पे यह एडवर्ब हो जाएगा। तो एडवर्ब होगा, न कि एडजेक्टिव लगा के मत आइएगा। अगर हाँ, ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन करके आपसे पूछते कि क्या है, तब तो इसको एडजेक्टिव आपको लगाना पड़ जाएगा। लेकिन सिर्फ अगर ए वाला पार्ट होगा तो एडवर्ब हो जाएगा, सिर्फ ए वाला पार्ट रहेगा तो आपको हार्टेड लगाना पड़ेगा, और इसको पूछ देगा तो आपको फिर नाउन लगाना पड़ेगा। समझ गए? तो सारा चीज को देख लीजिएगा। लाइट यहाँ पे एक एडवर्ब है। बाकी कुछ पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके समक्ष, जैसे कि मान लेते हैं कि लाइट हार्टेड है से एक एडजेक्टिव फ्रेज है, जो कि एडवर्ब प्लस यहाँ पे देखिएगा हार्टेड एक तरह का एडजेक्टिव है, तो एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव से मिलकर बना है। तो एक ऐसा एडजेक्टिव फ्रेज जो कि एडवर्ब या एडवर्ब और एडजेक्टिव से मिलकर बना होता है, उसके बीच हम लोग नॉर्मली हाइफन का यूज नहीं करते हैं, ओके, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा लाइट हार्टेड यहाँ पे है, तो यहाँ पे लाइट एडवर्ब था, लाइट को ही अंडरलाइन किया गया था सिर्फ। आंसर इसका सी हो गया। अब फिर से पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। पार्ट ऑफ स्पीच जैसे कि एग्जाम में देखा गया है कि पूछे जाते हैं ना, अल्लाह सी हैज नो मोर, मतलब अब वह नहीं रही, यानी कि उसका वह ऐसे रिप बन गई, RIP रेस्ट इन पीस। तो उसके बारे में बोला जा रहा है अल्लाह क्या कर रहे हैं, आप लोग अफसोस जाहिर कर रहे हैं, दुख व्यक्त करते हैं अल्लाह का यूज करके। ओह सी इज नो मोर, अल्लाह मतलब होता है ओह, अफसोस जाहिर कर रहे हैं। तो वह सारे सेंटेंस या वह सारे वर्ड्स अगर बोलिए, अगर नॉर्मली वर्ड्स ही बोलेंगे जो डिनोट करते हैं हैप्पीनेस को, सैडनेस को डिनोट करते हैं, ठीक है, या फिर सडन सरप्राइज को भी ऐसे डिनोट करते हैं, तो उसको इंटरजेक्शन कहा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। हुर्रा वर्ड होगा, ओ हो जाएगा, अल्लाह हो जाएगा, ठीक ना, तो ये सारे इंटरजेक्शन आते हैं, ठीक है। अल्लाह से यहाँ पे इंटरजेक्शन है। आई कांट अंडरस्टैंड द पीपल हु आर क्रूएल, और क्रूएल के साथ में प्रीपोजिशन टू आता है, इसको देख लीजिए, क्रूएल टू एनिमल्स हो जाएगा, क्रूएल टू समबडी और समथिंग यूज किया जाता है, ओके ना। तो देख लीजिएगा यहाँ पे वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन से क्वेश्चन था, कौन वर्ड है से अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है वह ऐसे लगेगा, तो क्रूएल के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, इसको देख लीजिएगा, क्रूएल टू समबडी और समथिंग। आई वाज शॉक्ड, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन था, आई वाज शॉक्ड डैश व्हाट आई सॉ, आई वुड नेवर, यहाँ पे आई हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आई हैड नेवर सीन
एनीथिंग लाइक इट बिफोर, तो फोर यहाँ पे एट, ऑन या फिर विथ क्या लगना चाहिए, तो आई वाज सॉक्ड एट होता है ना, तो देख लीजिएगा आई वाज सॉक्ड, सॉक्ड के साथ एट या बाई लगता है, तो प्रीपोजिशन दो लगता है, एट या बाई, समबडी और समथिंग यूज होता है ना। तो आई वाज सॉक्ड एट व्हाट आई सॉ, आई हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर, यानी इससे पहले मैं ऐसा कभी कुछ देखा नहीं था। फिर से देख लीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ आई हैड नेवर सीन, उसी को शॉर्ट में इस तरह से लिखा हुआ है। तो आंसर इसका एट हो जाएगा। सॉक के साथ अगेन एट या बाई प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। करेक्ट प्रीपोजिशन फॉलोड बाई अ वर्ड से क्वेश्चन था। स्टरडे इवनिंग के बारे में देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन है। स्टरडे इवनिंग द फोन डैश 3 टाइम्स व्हाइल वी वेयर हैविंग डिनर। अब देख लीजिए यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पास्ट में दो एक्शन हो रहा हो, पास्ट में दो एक्शन हो रहा है, एक एक्शन जो है से ऑनगोइंग है यानी कि कंटिन्यू है, तो जो ऑनगोइंग एक्शन होगा पास्ट का तो क्लियर सी बात है, आप लोग जैसे वहाँ पे वाज वेयर के बाद जो है से आप लोग बिफोर यूज करेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। वहाँ पे वाज या वेयर के बाद बिफोर यूज किया जाता है यानी कि वो कंटिन्यू है। उसके बीच में अगर कोई एक्शन हो जाता है तो उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का आपको यूज करना है। कोई डाउट? मान लेते हैं पास्ट में दो एक्शन हो रहा है, एक एक्शन कंटिन्यू है और दूसरा एक्शन जो है वो उसी के बीच में हुआ है, तो वहां पे क्या करना है, वहां पे सिंपल पास्ट टेंस का रूल यूज कर देना है। तो स्टरडे इवनिंग द फोन क्या होगा, वाज रिंगिंग, हैज रंग, हैड बीन रिंगिंग या फिर रैंग। तो रैंग बोला था ना कि सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट यूज होता है, तो रैंग लगेगा, रिंग रैंग ना, इसको देख लीजिएगा। तो रैंग इसका V2 फॉर्म होगा। और वाइल वी वेयर हैविंग डिनर, देखिए उन लोग जो है डिनर कर रहे थे, तो यहाँ पे है ना पास्ट में, और दूसरा काम जो उसी के बीच में हुआ था उसी समय 3 बार रिंग बजा। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे किसका फोन आ रहा है भाई, खाने भी नहीं दे रहा है मस्ती से, तो यहाँ पे रैंक चला जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ डाउट रहा होगा। व्हाट इज दैट नॉइज। अब देखिए ये जो व्हाट इज लिखा जाता है ना इस तरह से, इसको ना व्हाट इज पढ़ा जाता है, कहीं कहीं व्हाट हैज भी लिखा जाता है। तो ये जो प्रेजेंट टेंस में होता है, व्हाट इज दैट नॉइज, कैसा नॉइज है वह, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, कोई टीचर ऐसे पूछ रहे हैं प्रोफेसर, ठीक है। तो व्हाट इज दैट नॉइज, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, नॉइज कहाँ से आ रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग यहाँ पे सही जाएगा, ओके ना। और प्रेजेंट का था तो आप लोग ऐसे नहीं यूज कर सकते हैं कि व्हाट हैपेंड, वो पास्ट में सब आप लोग यूज करते हैं। द मोटर वेसल्स लिखा हुआ है, द मोटर वेसल्स विक्टोरिया इज बाउंड डैश नेपल्स। नेपल्स देखिए मैं इसको सर्च कर रहा था, इसको एक ना ये पोर्ट है साउथ वेस्ट इटली में, एक पोर्ट है। अब थोड़ी ना मुझे इतना पता रहता है कि कहाँ कहाँ पे क्या पोर्ट है, इसको सर्च करना पड़ता है। तो इसको सर्च किया तो एक पोर्ट है, तो देख लीजिए यहाँ पे द मोटर्स वेसल विक्टोरिया से एक जहाज का नाम है, तो इज बाउंड 4 लगेगा ना। अब देखिएगा नेपल्स यहाँ पे क्या है, एक पोर्ट का बोला ना, तो ये नाम है, नाम है तो किसी का पार्टिकुलर नाम है, तो यह आपका हो जाएगा प्रोपर नाउन हो जाएगा ना प्रॉपर नाउन। जिसको देख लीजिएगा तो नाउन के पहले जैसे 4 लगता है, लेकिन बाउंड अगर भर्ब अगर आ जाएगा ना तो बाउंड टू जो है से भर्ब का यूज किया जाता है, तो बाउंड टू जो है से भर्ब लगेगा, ओके। और अगर नाउन आ जाएगा तो बाउंड 4 लगता है, ओके ना, समथिंग के लिए, समझ गए, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। बाउंड के साथ 2 आएगा, भर्ब आएगा तब, और अगर नाउन आएगा तो 4 लगाना है। तो बाउंड 4 नेपल्स एक यहाँ पे प्रॉपर नाउन था तो हमको यूज करना होगा, यानी कि जो बोट है जो भी है वो किसके लिए बाउंड है, यानी कि नेपल्स के लिए इसको रवाना किया जाएगा, उसके लिए यह है बाउंड है, ठीक है। इंडल्जेंस, इंडल्जेंस के साथ प्रीपोजिशन इन आता है ना। इंडल्जेंस से किसी चीज में आप लोग इन्वॉल्व होते हैं तो वहां पे प्रीपोजिशन जो है इन का यूज किया जाता है, ओके ना। तो इंडल्जेंस इन ड्रिंक इज वन ऑफ द रोड्स टू रूइन, ये काफी मुझे अच्छा लगा, या मतलब बोल सकते हैं फ्रेज रोड टू रूइन, यानी कि एक ऐसा सड़क है जो आपको बर्बादी के मतलब मंजिल तक पहुंचाएगी। तो वही इंडल्जेंस है ड्रिंक में, तो शराब आप लोग नहीं पीते हैं, शराब आपको पी जाता है। तो इंडल्जेंस के साथ प्रीपोजिशन आप लोग को टू लगाना है, ठीक, सॉरी इन लगाना है ना, क्योंकि पार्टिकुलर चीज में आप लोग इन्वॉल्व रहते हैं, उसमें इंडल्ज रहते हैं, तो प्रीपोजिशन इन ही उसको मांगता है। ही हैज डैश द वर्ल्ड अ ग्रेट डील। अब इसमें आपको फ्रेजल वर्ब भरना है, क्योंकि सारा यहाँ पे देखिए वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन, तो एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है। नॉक्ड इन, नॉक का अबाउट, नॉक्ड अप या फिर नॉक डाउन। ध्यान से सुनिएगा, ये जो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि हैज डैश द वर्ल्ड, यहाँ पे नोक्ड अबाउट चला जाएगा। नोक्ड अबाउट का मतलब होता है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बोल सकते हैं, या टू वांडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहाँ पे है कि ही हैज नोक्ड अबाउट द वर्ल्ड अ ग्रेट, यानी कि बहुत हद तक जो है पूरा वर्ल्ड जो है घूम चुका है, समझ गए। तो नोक्ड अबाउट वर्ड सही जाएगा, इसका मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह घूमना। बाकी सारे वर्ड्स को मैं क्लियर करना चाहूंगा। नोकिन का मतलब होता है, नोकिन का मतलब होता है कि नॉक्टिन है, इसका मतलब होता है टू काउज होता है इसका मतलब। और नॉकअप का मतलब होता है नॉक अप।
नॉक आउट का मतलब समन होता है। समन आप लोग बुलाना सुने हैं ना, किसी को समन किया गया है कोर्ट के द्वारा, तो वह समन होता है। या टू मेक समबडी प्रेग्नेंट भी होता है यहाँ पे ना, तो नॉक्ड अप का मतलब हो गया। और नॉकडाउन का मतलब तो आपको बताया था कि नॉकडाउन का मतलब होता है इसको धक्का दे देना किसी को, ओके ना, ठोक देना, उसको बोलते हैं नॉक डाउन। तो आंसर यहाँ पे नॉक्ड अबाउट हो जाएगा। सबका मीनिंग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है फिर से एक फ्रेजल वर्ब सही क्वेश्चन है। द प्लेंटिफ वाज डैश व्हेन द सूट वाज डिसमिस्ड। और यहाँ पे सूट ना एक ऐसा केस होता है जिसको कोर्ट में ले जाया जाता है, उसको सूट बोला जाता है। और प्लेंटिफ एक वादी होता है जो कि केस को लेकर जाता है, ठीक है, वादी या इसको मुद्दई बोला जाता है। द प्लेंटिफ वाज डैश क्या होगा, पुट इन, पुट अप विथ, पुट ऑन या फिर पुट आउट। देखिए पुट आउट मतलब होता है ना एक तरह से बहुत ज्यादा डेस्परेट या सैड हो जाना। तो समझिए जरा कि द प्लेंटिफ वाज पुट आउट व्हेन द सूट वाज डिसमिस। और पुट का V1 V2 V3 सब पुट ही होता है, इसीलिए इसको देख लीजिएगा, वाज के बाद यहाँ पे जो है से V2 लगा हुआ है, सॉरी V3 लगा हुआ है, तो पुट 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 ही होता है, ओके ना। तो पुटेड मत कर दीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ चुका है पास्ट में, तो समझ गए। तो यहाँ पे इसका मीनिंग में समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है ना, ये सब फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन आता है, अब ये सब टफ है। प्लेंटिव का वर्ड पता होना चाहिए, सूट मतलब क्या होता है पता होना चाहिए, फ्रेजल वर्ब पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आसान नहीं है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आसान नहीं है। अब देखिए फिर से मैं बताता हूँ, सुनिएगा। प्लेंटिव मतलब एक ऐसा प्राणी है जो कि क्या किया है, कोई एक केस को कोर्ट में लेकर गया है। वाज पुट आउट हो गया, वो पुट आउट हो गया कब, व्हेन द सूट वाज डिसमिस्ड, यानी केस को जब खारिज कर दिया गया, जो केस लेकर ले जाया गया था उसको खारिज किया गया, तो काफी ज्यादा सैड या डिस्परेट होना, यानी कि उसके लिए टॉलरेट करना काफी मुश्किल हो रहा था। तो पुट आउट वहां पे वर्ड चला जाएगा, उसको देख लीजिएगा। पुट आउट मतलब देखिए दो चीज होता है, मैं कुछ चीज यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। पुट ऑन मतलब एक होता है पहनना, ठीक है ना, तो पुट ऑन मतलब यहाँ पे पहनना भी होता है एक मीनिंग, और भी बहुत सारे मीनिंग होता है। पुट इन का मतलब होता है इंटरप्ट करना, जब हस्तक्षेप करते हैं ना तो बोलते हैं कि डोंट पुट इन माई मैटर, तो पुट इन हो गया। और पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट करना, यानी कि कोई चीज को सहना। तो सारा चीज को देख लीजिएगा, फिर से बताता हूँ। पुट इन मतलब इंटरप्ट करना होता है, पुट अप विथ टॉलरेट करना होता है, पुट आउट मतलब कोई चीज आप लोग डेस्परेट या सैड हो गए, ओके, यानी कि बुझ गया एक तरह से। और पुट ऑन का मतलब पहनना होता है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रुप ऑफ शिप सेलिंग टुगेदर। तो ग्रुप ऑफ शिप जो सेलिंग टुगेदर तो उसको फ्लीट कहा जाता है, समझ गए। और क्रूजर तो एक जहाज ही होता है एक तरह का। और नेवी तो समझते हो कि अभी नेवी डे आप लोग सेलिब्रेट किए हैं, ओके, 4 दिसंबर को। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक मतलब होता है ना जो लोगों को हेल्प करता है, एक तरह से बोल सकते हैं कि जो मानव प्रेमी तरह का होता है, ठीक है ना, जो व्यवहार में लोगों को हेल्प करे, वन हु हेल्प्स, यानी परोपकारी बोल सकते हैं, सही वर्ड बोलूं तो इसको परोपकारी बोला जाता है। देख लीजिएगा इसका एंटोनिम पूछा है, सेल्फिश है, सीरीन है, आउटस्टैंडिंग है, या फिर सॉफ्ट स्पोकन है। आप लोग अच्छा बोल के क्या कर लीजिएगा, इसका ना आंसर हो जाएगा सेल्फिश, ओके, सेल्फिश हो जाएगा। अल्ट्रुइस्टिक मतलब परोपकारी होता है, और सेल्फिश मतलब होता है जो परोपकार न करे, जो सिर्फ अपना पर परोपकार करे। परोपकार वो करता है, ऐसा नहीं है कि सेल्फिश जो आदमी परोपकार नहीं करता है, लेकिन वो खुद पर जो है सिर्फ परोपकार वो जो है दिखाता है, ठीक है। तो अल्ट्रुइस्टिक का हो जाएगा सेल्फिश। अल्ट्रुइस्टिक मतलब फिलैंथ्रोपिस्ट, एक आप लोग सुने होंगे ना वर्ड, वही होता है, ठीक है, दूसरों को हेल्प करता है। नेक्स्ट में देख लीजिएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। फाइनली अनन्या फाउंड हर पेट किटन ओवर द टॉप ब्रांच ऑफ अ ट्री इन देयर गार्डन। समझ गए। तो यहाँ पे देख लीजिएगा अंडरलाइन किया गया ओवर द टॉप ऑफ। देखिए किसी चीज पर आप लोग कहीं पे कोई बैठा होता है डाली पर, टच में होता है, तो उसको ना ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो कहीं भी कोई चीज अगर किसी ऑब्जेक्ट के टच में होता है तो प्रीपोजिशन ऑन यूज किया जाता है। तो ऑन द टॉप ब्रांच ऑफ ट्री हो जाएगा, तो इसको ये वाला पार्ट इसको इंप्रूव कर देगा। अब ये क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, करेक्टली इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो बताइए कि इनसे कौन सा सही है। यहाँ पे ट्रांजिशन लिखा हुआ है, इंजेक्शन लिखा हुआ है, इंटेंशन लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे फैशन लिखा हुआ है, नहीं या फैशन ही है। तो देख लीजिएगा इंटेंशन यहाँ पे जो है से सही वर्ड है। इंटेंशन मतलब होता है इरादा, ठीक है, और बाकी सारे वर्ड्स यहाँ पे गलत है। तो देखिए ट्रांजिशन कैसे लिखा जाता है, बहुत सारा ट्रांजिशन आप लोग डालते होंगे, ट्रांजिशन ASITION ट्रांजिशन हो गया। इंजेक्शन, इतना सारा इंजेक्शन लिए आप लोग तो याद हो गया होगा, इंजेक्शन होता है इस तरह से। और एक बच गया फैशन, तो फैशन ए होता है। गुरु रंधावा गाना सुना है ना फैशन, तो आप लोग कोई चीज़ देखते हैं ना, चाहे सुनते हैं, तो उसका मीनिंग समझा कीजिए, ठीक है। हर एक चीज़, कोई भी चीज़ से जो है आप लोग कुछ सीखने की कोशिश किया कीजिए, माइंड को आप लोग इस तरह से बनाइए, ठीक है। तो फैशन का स्पेलिंग वहाँ पे लिखा हुआ था गाना में। तो आंसर इसका हो गया सी, इंटेंशन यहाँ पे सही वर्ड है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फोलिएज का आपको बताना है। फोलिएज मतलब ना ग्रीनरी होता है, जो हरा भरा चारों ओर का इन्वायरमेंट होता है,
उसको फोलिएज बोला जाता है। ओके, पुलिस ने तो समझते होंगे मूर्खता होता है, फर्नेस मतलब दृढ़ता होता है, अर्जेंसी मतलब होता है एक तरह का, मतलब बोल सकते हैं जल्दीबाजी में, ह्यूरिडली बोल सकते हैं। उसके बाद फिर से एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ गया है, इट टूक रोहन अ लॉन्ग टाइम टू गेट, सेंटेंस नहीं है सॉरी, ठीक से पढ़ा नहीं ठीक से पढ़ा नहीं, एक इडियम है, जो अंडरलाइन पार्ट है उसका मीनिंग बताना है, एक इडियम है। इट टूक रोहन अ लॉन्ग टाइम टू गेट द हैंग ऑफ द मशीन इन द न्यू फैक्ट्री, पुट अप सेफली, लर्न हाउ टू यूज, क्लीन एंड ड्राई और ब्रिंग समवन टू रन। देखिए इसका लर्न हाउ टू यूज होता है ना, समझिए जरा कि टुक रोहन अ लॉन्ग टाइम टू गेट द हैंग ऑफ द मशीन इन द फैक्ट्री, यानी कि जब वह रोहन को काफी समय लग गया किसमें, लर्न हाउ टू यूज द मशीन इन द फैक्ट्री, यानी कि मशीन जो फैक्ट्री में था उसको कैसे चलाना है उसको जो है सीखने में काफी समय लग गया। तो यहाँ पे टू गेट द हैंग ऑफ का मतलब होता है सीखना, ठीक है, लर्न हाउ टू यूज, किस चीज को कैसे यूज करना है, यही इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट है कांस्टेंट का मतलब बताना है। तो कांस्टेंट मतलब होता है ना, आपको कोई चीज जो कंट्रोल में है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ओके, आंसर इसका ए हो जाएगा कांस्टेंट। कंसर्न मतलब कोई चीज रिलेटेड होता है, हजार्ड समझते हो कोई चीज डेंजरस होता है, बर्डन तो समझते होंगे कोई चीज का बोझ होता है। दैट्स इट फॉर दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। वीडियो कैसा लगता है फीडबैक जरूर दीजिएगा, सारा पार्ट्स आप लोग जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, काफी फ्रूटफुल होगा, कोई इफ एंड बट्स मत रखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा अगर सारे पार्ट्स आप लोग रिवाइज करते हैं, और अगर मेरे साथ अगर बने हुए हैं तो फिर कोई कहने की बात ही नहीं है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बाकी एसएससी के चैनल का लिंक है उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिए, ओके ना, काफी फ्रूटफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अभी सिर्फ जेसीसी की तैयारी कर रहे हैं और आने वाला कोई भी एग्जाम होगा उसके लिए सारा जो है फायदेमंद है। माइंड में एफ और बर्ड्स मत रखिएगा, आप हो सके कि मेरा लेक्चर मत देखें, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं भी कोई भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे तो उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है, आपके लिए फायदेमंद रहेगा ही रहेगा, इसमें दो मत की बात नहीं है। ठीक है, चलते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।